कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, दिल में घुल गई खट्टी मीठी सी बातें, पिघले पिघले से है दिन और रातें, लाइफ को चख के क्यों ना उंगलियों को चाटे, खोलो ढक्कन डूबी डूबी डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर, Happily, bubbly, delicious. नमस्कार, आप देख रहे हैं वी1 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रद्युमन पांडे। स्वागत करता हूं सुबह संदेश में। यहां हम बात करेंगे देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों और उनके विश्लेषण की। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव है जारी। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में 65% मतदाताओं ने भाग लिया। 26 अप्रैल को होंगे दूसरे चरण के मतदान। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को दिया बड़ा झटका। WBSSC द्वारा नियुक्त 25,753 कर्मियों की नौकरी को किया रद्द। ईडी ने अपने इतिहास में सबसे बड़े छापेमारी को दिया अंजाम। 4,000 करोड़ से अधिक रुपए के साथ सोना और ड्रग्स को किया बरामद। रिलायंस जियो ने जारी किया Q4 का रिजल्ट। कंपनी हर तरफ से अपनी उन्नति की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि अनुमान के अनुसार ही रहे मुनाफे के नंबर्स। अजय देवगन की नई फिल्म सिनेमाघरों में हुई रिलीज। मैदान में अजय फुटबॉल कोच की भूमिका में आ रहे हैं नजर, लेकिन फिल्म की कमाई नहीं रही कोई खास। अब खबरें विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को 16 मार्च को 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इस बार चुनाव 7 चरणों में होंगे। अब तक के अपडेट के अनुसार 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव 65% मतदाताओं की भागीदारी के साथ संपन्न हो गई। पहले चरण का मतदान केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों की 102 सीटों पर कराई गई थी। वहीं दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को 13 राज्यों के 79 सीटों पर कराई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव 65% मतदाताओं के मत के साथ संपन्न हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 4% वोटिंग परसेंटेज कम है। आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर हुए। 7 चरणों में संपन्न होने जा रहे लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण 26 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार सत्ता में बनने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जोरों शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वहीं विपक्ष भी इस चुनाव में जीतने का प्रयास, या यूं कहें तो मोदी को हराने का प्रयास कर रहा है। किसका प्रयास कितना सफल हो पाता है, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान जिस क्षेत्र में होने जा रहा है, उनमें से एक क्षेत्र में हमने कुछ मतदाताओं से बात की, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है गौतम बुद्ध नगर। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा वर्तमान सांसद हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। इस बार लगातार चौथी बार मैदान में उतर रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा को टक्कर देने के लिए बसपा और सपा के 2 प्रत्याशी हैं, लेकिन क्या जनता को उनके बारे में पता है? आप बताइए कि महेश शर्मा के अलावा और कितने जो प्रत्याशी उठे हैं उनको जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानती। समाजवादी पार्टी ने इस बार डॉक्टर महेंद्र नागर को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है।
महेंद्र नागर 2022 में कांग्रेस से सपा में आए थे और बहुजन समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को भाजपा के विरुद्ध अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, जो सिकंदराबाद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं। महेश शर्मा, आपके इलाके में ऐसा क्या काम किए हैं जिसकी वजह से आप उन्हें वोट देने जा रही हैं? आप लोग एक्चुअली आप उसको बंद कर दें तो बेटर है। मैं महेश शर्मा को नहीं दे रही हूँ, मैं मोदी को दे रही हूँ। मैं मोदी फैन हूँ बाय हार्ट, क्योंकि जो मोदी ने किया ना वो किसी ने awesome, tremendous। मतलब आई रियली, बिकॉज आई वांट टू विन मोदी कमिंग फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। किसको वोट देने जा रही हैं और क्या मुद्दा रहने वाला है आपका इस बार? क्या किस मुद्दों पे? मोदी जी के लिए वोट देना चाह रहे हैं। उन्होंने देश का नाम इतना ऊंचा किया है, इतना ऊंचा किया है, आज तक ऐसा कोई जानता नहीं था, सब जान गए और ना होगा। बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है यहाँ? बहुत कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारा देश है अच्छा चले। बाहर के देशों में भी बहुत अच्छी इमेज बनी है। हमारे बच्चे आज बाहर हैं, उनको बहुत इज्जत मिल रही है बीजेपी की वजह से। जो देश को करे, हिंदुत्व को बचाए, वही चाहिए। हिंदू है तो ऐसी चीज के लिए देंगे ना, लेकिन तो वही कर रहे हैं ना। हिंदुत्व की बात तो कांग्रेस भी कर रही है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल का छोड़ दो। देश के चुनावी माहौल से यह तो तय हो गया कि लोकसभा चुनाव 2024 नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और अब देखना यह होगा कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें हासिल कर पाती है। बीजेपी के पास ही विकास का रोड मैप है। अगली खबर बंगाल से आ रही है। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के बाद बंगाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दी है। 25,753 कर्मियों की नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए जिन लोगों की भर्ती समय सीमा समाप्त होने के बाद हुई थी, उन्हें 12% ब्याज के साथ अपना वेतन भी लौटाने को कहा गया है। हमारे सहयोगी ऋषभ इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। बंगाल सरकार की 2016 टीचर भर्ती घोटाले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। दरअसल 2016 में ममता सरकार ने वेस्ट बंगाल एसएससी द्वारा 24,640 सीटों पे भर्ती निकाली थी, लेकिन 25,753 लोगों की नौकरी मिली। यह इस केस की ध्यान देने वाली बात थी कि 1113 लोगों की नौकरी कैसे मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच जस्टिस देवांशु बौशक एंड जस्टिस सब्बर रशीदी का डिवीजन बेंच 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, उसको पूरा कैंसिल कर दिया है और डायरेक्शन दिया है कि फ्रेश प्रोसेस होगा। इसमें टेंडर प्रोसेस जो है पूरा फॉल्स टेंडर प्रोसेस हुआ था, इसलिए टेंडर प्रोसेस को भी कैंसिल किया, फ्रेश टेंडर प्रोसेस करना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि जो जिस लोगों को नौकरी मिल गया था उनका को सैलरी को वापस करना पड़ेगा 4 सप्ताह के अंदर। डीएम को ये डायरेक्शन दिया है, सारे राज्य के जितने सारे डीएम है सबको डायरेक्शन दिया गया है ये पूरा रिकवरी का प्रोसेस 4 सप्ताह के अंदर उसको रिकवर करने के लिए और फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस करने बोला है। और सीबीआई को डायरेक्शन दिया है कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट किसने बनाया है, किस पावरफुल लोगों ने बनाया है, उसका इन्वेस्टिगेशन करे और उसका जो नियम है कि उसको कस्टडी में भी ले सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय। अब हाई कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और 15 दिनों के अंदर नई प्रक्रिया को लाने को कहा है, जिससे ममता बनर्जी इसे गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ईडी ने अपने छापेमारी के इतिहास में देश से सबसे ज्यादा काला धन बरामद किया है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतने समय बाद तुम स्कूल जाओगे,
मैं हर पल तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग जरूर बनाऊंगी, ताकि बीमारियों के लिए तुम हर पल तैयार रहो। सिर्फ एक माँ इम्यूनिटी की अहमियत जानती है। बोर्नवीटा के 8 इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स बनाए रखे इम्यूनिटी हर दिन। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सुबह संदेश में। आइए रुख करते हैं अगली खबर की। काला धन हमारे देश में कितना हो सकता है? सोचिए, यकीन मानिए आप जितना सोचेंगे उससे अधिक ही ये काला धन हमारे सिस्टम को भ्रष्ट कर रहा है। चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड समेत 10 राज्यों में छापेमारी की है। इस छापेमारी में ईडी ने अपने 68 सालों के कार्यालय में सबसे अधिक रुपए सोने चांदी, ड्रग्स और 1000 करोड़ के फ्रीबीज भी बरामद किए हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। इस बार लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही 4650 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जो कि 2019 के मुकाबले 34% अधिक है। 2019 के चुनावों के दौरान 3475 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। लोकसभा चुनावों के दौरान काले धन का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बात को तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक इंटरव्यू में माना है। इस जब्ती में सिर्फ काला धन ही नहीं, बल्कि 489 करोड़ रुपए की शराब, 2028 करोड़ के ड्रग्स, 562 करोड़ रुपए के सोना चांदी, 1142 करोड़ की फ्रीबीज भी हैं। चुनाव आयोग 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए तक का सामान जब्त कर रहा है। टॉप 10 राज्य जहां सबसे ज्यादा जब्ती की गई है, उनमें से 5 राज्य भाजपा शक्ति के ही हैं। क्या आपको लगता है चुनाव के दौरान काले धन का इस्तेमाल होता है? हाँ, होता है। जैसे ये लोग रैलीज में लोगों को बुलाते हैं, उसमें भी यूज होता है। सारा नहीं, डायरेक्टली सारा नहीं यूज करते, लेकिन थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के दौरान जो काला धन है उसका इस्तेमाल होता है? हाँ, 90% उसका यूज होता था। एट प्रेजेंट ये रह रहा है कि सब लोग बीजेपी के एट प्रेजेंट की सिचुएशन में अगेंस्ट आ गए हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो का शुभ लाभ 2023-24 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 13% बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी चौथी तिमाही में 11% तक बढ़ी। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगभग 12.4% की बढ़ोतरी हुई। और जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी संवाददाता नाजमा की ओर। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो इन्फोकॉम सोमवार को 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने स्टैंडर्ड शुद्ध लाभ में 13% की सालाना वृद्धि के साथ 5,337 करोड़ रुपए से ईट नाव के अनुमान के अनुरूप था। रिपोर्ट की गई है कि तिमाही में राजस्व 25,959 करोड़ रुपए रहा, जबकि ईट नाव के समावेश के अनुसार ये 26 करोड़ रुपए था। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में शुद्ध लाभ 4,717 करोड़ रुपए था। दिसंबर में समाप्त तिमाही में कर सहित लाभ 5,208 करोड़ रुपए से 2.4% अधिक था। अपने देश में एक खेल ऐसा है जो सबसे कम देखा जाता है और वो है फुटबॉल। लेकिन जब इस खेल पर फिल्म बनती है तो भी दर्शकों की भीड़ सिनेमा हॉल में दिखाई नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की नई फिल्म मैदान की, जो 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। इस फिल्म के निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा हैं, जिन्होंने बधाई हो जैसी हिट फिल्म दी है। मैदान फिल्म के निर्माताओं को जितना उम्मीद इस फिल्म से है, बॉक्स ऑफिस पर शायद ही ऐसा कमाल दिखा पाए। इस फिल्म को देख रहे लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं हमारी संवाददाता ऋषिका के इस रिपोर्ट में। इस मूवी में अजय देवगन 1952 से 1962 के बीच भारतीय फुटबॉल टीम के कोच सैयद अब्दुल रहीम के किरदार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने उनके पूरे जीवन व यात्रा का वर्णन किया है। उनके योगदान से भारतीय फुटबॉल टीम को एशिया का ब्राजील का खिताब अपने नाम करने का मौका मिला। तो आइए जानते हैं ऑडियंस से कि उनको ये मूवी कैसी लगी। आपको मैदान मूवी कैसी लगी? स्लो पॉइजन है ये पिक्चर। सैयद अब्दुल रहीम, ये मेरे दिमाग में बैठ गया कैरेक्टर, और अजय सर ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है अजय देवगन साहब का अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, क्योंकि फिल्म में जो अब्दुल रहीम साहब का अजय देवगन ने जो किरदार निभाया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया। वो वाकई में अब्दुल रहीम साहब लग रहे थे, जितना मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, जानता हूँ। यूं ही नहीं कहते कि एक गुरु जो है वो देश को विश्व गुरु बनाता है। हमारे देश में ऐसे कई गुरु हुए हैं, जैसे चाणक्य जी हुए हैं, और अब हम रहीम जी के बारे में जान रहे हैं।
तो अगर हमें वो रेवोल्यूशन वापस लाना है तो हमें वैसे गुरु वापस लाने की जरूरत है, किसी को फिर से एक रहीम बनने की जरूरत है। दैट्स इट। तो ये थे ऑडियंस के रिएक्शन मैदान फिल्म को लेकर। मैं ऋषिका जांगर, कैमरा पर्सन देव के साथ वी न्यूज़। आज के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे कल इसी वक्त। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और उनके विश्लेषण को जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए वी न्यूज़। नमस्कार।